चैप्टर 10 कक्षा 9 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन टॉप 31 मार्क्स क्वेश्चंस। तो हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। तो आप सभी का, आप दोस्तों का, अपने कक्षा 9 के स्टूडेंट्स का मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो व्यूअर्स, जैसे आपको सामने दिख ही रहा है, आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए चैप्टर 10 जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। उस चैप्टर के टॉप 30 एक नंबर वाले क्वेश्चंस जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए बिना किसी देरी से, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके सामने। प्रश्न नंबर 1, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों डैश डैश यानी ऑप्शन ए के विभिन्न त्वरण होंगे, ऑप्शन बी के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, ऑप्शन सी पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे, या ऑप्शन डी के जड़त्वों में परिवर्तन हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन ए, ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। ऑप्शन बी, ध्रुवों पर न्यूनतम होगा। ऑप्शन सी, विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होगा। ऑप्शन डी, विषुवत वृत्त तथा पर न्यूनतम होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होगा। प्रश्न नंबर 3, ये आपकी स्क्रीन पर, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। ध्यान से समझिएगा। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं, तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ऑप्शन ए F/2, ऑप्शन बी F/4, ऑप्शन सी F, या ऑप्शन डी 2F। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, F/4। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोई लड़का डोरी से बंधे किसी पत्थर को क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। ठीक है, यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर ऑप्शन ए वृत्ताकार पथ में गति करेगा, ऑप्शन बी वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा, ऑप्शन सी वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर से रेखा के अनुदिश गति करेगा, या ऑप्शन डी लड़के से दूर वृत्ताकार पथ के लंबवत सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, संबंध यानी जो इक्वेशन है, जो मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ, F = कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा d² में राशि ऑप्शन ए प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। राशि यानी यहाँ पे राशि के आगे G आएगा, कैपिटल G, वो मैंने बताया नहीं है, लिखना भूल गया। तो इसमें आएगा राशि G है ऑप्शन ए प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक, ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी केवल सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, ऑप्शन डी का उपयोग दो द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी पर होने पर ही किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पृथ्वी पर सार्वत्रिक नियतांक है, यानी जी जो है सार्वत्रिक नियतांक है पृथ्वी पर। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये रहा, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन ए केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, ऑप्शन बी केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, ऑप्शन सी केवल दो आवेशित पिंडों के बीच होता है, या ऑप्शन डी द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, द्रव्यमान जिनका है उन दो पिंडों के बीच में होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान ऑप्शन ए केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ऑप्शन बी पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, दो कण कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तथा इनके बीच की दूरी को अपरिवर्तित रखें, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ऑप्शन ए 1/4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी
4 गुना हो जाएगा, या ऑप्शन सी 1/2 गुना हो जाएगा यानी हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा। चलें आगे बढ़े प्रश्न नंबर 9 की तरफ। आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। ऑप्शन ए पवन द्वारा, ऑप्शन बी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ऑप्शन सी बादलों द्वारा, या ऑप्शन डी गुरुत्व बल द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी गुरुत्व बल द्वारा। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। ऑप्शन ए गुरुत्वीय विभव, ऑप्शन बी गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन सी गुरुत्वीय क्षेत्र, या ऑप्शन डी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने ये रहा। आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी अनंत होता है, ऑप्शन सी पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का आर गुना होता है, या ऑप्शन डी पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का 1/r² गुना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न कोई बहुत टफ नहीं है, बल्कि आपके चैप्टर में से ही कुछ पॉइंट्स को मैंने फाइंड आउट किया है जो कि मेरे को लगे इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैंने अपने आप बनाया है। लेकिन जो पेपर सेटर होते हैं, जो पेपर डालने वाले होते हैं एनुअल एग्जामिनेशन में, उनके माइंड में भी इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम टाइम वो किताब में से इसी तरह से प्रश्न डालते हैं। तो काइंडली आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए। हर वीडियो को, हर चैप्टर के हर प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए, ताकि आपके जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, पहले 15 क्वेश्चन 1 नंबर वाले, उनकी तैयारी पक्की हो जाए और आपको 15 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0 होता है, यानी आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार जो है 0 होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबोने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, तो पृथ्वी द्वारा विस्थापित जल का भार कितना होगा? ऑप्शन ए 2 न्यूटन होगा, ऑप्शन सी 8 न्यूटन होगा, ऑप्शन सी 12 न्यूटन होगा, या ऑप्शन डी 10 न्यूटन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2 न्यूटन। आपको पता ही है 10 न्यूटन है तो 8 न्यूटन भार बचेगा, तो 2 न्यूटन होगा विस्थापित जल का भार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोई लड़की किसी 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 30 सेंटीमीटर ऊंचे बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब होगा ऑप्शन ए तब अधिकतम होगा, यानी जो बॉक्स के ऊपर बल लगेगा ना, वो तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई और चौड़ाई से बना होगा। ध्यान से समझिए, बड़ा थोड़ा सा पजलिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा तब अधिकतम होगा जब आधार ऊंचाई और लंबाई से बना होगा। ऑप्शन सी तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई और ऊंचाई से बना होगा। अब आपके सामने आधार की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई ऊपर दी है, तो आप ध्यान से इनको समझिएगा कि कब जैसे ज़्यादा उसके ऊपर बल लगेगा, यानी उसके ऊपर जो है दाब लगेगा, क्या उसका आधार सबसे इतना होगा। तो ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त तीनों प्रकरणों में समान होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए, कोई बॉक्स जो है जिसकी 60 सेंटीमीटर लंबा है, 40 सेंटीमीटर वो चौड़ा है और 30 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई है, तो उसके ऊपर जो बॉक्स के ऊपर एक लड़की खड़ी है, उसके ऊपर अधिकतम दाब तब लगेगा जब उसका जो आधार होगा वह चौड़ाई और ऊंचाई से बना होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सार्वत्रिक नियतांक का मान होता है ऑप्शन ए 6.67 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये -10 नहीं है, बल्कि 10 की पावर 10 की शक्ति -10 है। ऑप्शन बी है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपके पास 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन डी है आपके पास 6.67 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो सार्वत्रिक नियतांक जो यूनिवर्सल जो आपका कांस्टेंट होता है जी, उसकी वैल्यू कितनी होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद रखना आपने, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 10 किलोग्राम है, इसका भार कितना होगा यदि इसे पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं? ऑप्शन ए 10 kg होगा,
ऑप्शन बी 15 kg होगा, ऑप्शन सी 20 kg होगा, या ऑप्शन डी 0 kg होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी 0 होगा। जब आप केंद्र पे ले जाते हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? भार 0 हो जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, स्मॉल जी और बड़ी जी में क्या संबंध है? ठीक है, ऑप्शन ए m इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू कैपिटल जी बटा आर स्क्वायर, ऑप्शन बी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटा आर क्यूब, ऑप्शन सी कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू कैपिटल एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, या ऑप्शन डी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसमें से क्या संबंध सही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटा कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बल कहते हैं, ऑप्शन बी आयतन कहते हैं, ऑप्शन सी दाब कहते हैं, या ऑप्शन डी प्रणोद कहते हैं। उसको कहते हैं दाब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? दो जो पिंड है उनके बीच में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रतिकर्षण, ऑप्शन बी आकर्षण, ऑप्शन सी प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी दो पिंडों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन बी इंटरेक्शन अट्रैक्शन आकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 19 व्यूवर्स, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ जाए जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, अब जी मैंने जी लिखा है, बेसिकली ये जी ग्रेविटी है, तो यहाँ पे जी लिखेंगे आप इंग्लिश वाला वर्ड लेटर। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी कभी बढ़ता कभी कम होता है, या ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं आता। तो राइट आंसर क्या होगा? हमेशा कम होता है। पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर जो है जी का मान कम होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं, 11 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 ये रहा, पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने से जी का मान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी कभी बढ़ता और कभी कम होता है, ऑप्शन सी कोई बदलाव नहीं होता, या ऑप्शन डी कम होता है। तो देखिए ये प्रश्न भी लिंक है पिछले वाले प्रश्न से ही, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कम होगा। अब हमने क्या बोला? पृथ्वी से केंद्र से ऊपर नीचे जाने पर, मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के हिलने से। तो पृथ्वी घूर्णन करती है तो अपनी जगह से हिलती है, ऊपर नीचे जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? स्मॉल जी का मान कम होता है। प्रश्न नंबर 21, कैपिटल जी है एक, ऑप्शन ए समानुपाती स्थिरांक है, ऑप्शन बी यह एक गुरुत्वीय स्थिरांक है, ऑप्शन सी कैपिटल जी उपरोक्त दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कैपिटल जी समानुपाती स्थिरांक भी है और गुरुत्वीय स्थिरांक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 तरफ। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थिर पिंड का भार, देखिए आप लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो आपका भार क्या होगा? ऑप्शन ए घटा हुआ प्रतीत होता है, ऑप्शन बी बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ऑप्शन सी पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब आप लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका भार हमेशा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 ये रहा, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वह मुक्त पिंड की भांति नीचे लुढ़कती है, तो ऐसी स्थिति में पिंड का भार क्या होगा? जो उसके अंदर जो बैठा है लिफ्ट के अंदर, उसका भार क्या होगा उसमें? तो ऑप्शन ए पिंड के बाहर नहीं बल्कि भार होगा, पिंड के भार में धनात्मक वृद्धि होगी, ऑप्शन बी पिंड का भार शून्य होता है, ऑप्शन सी पिंड के भार में ऋणात्मक वृद्धि होती है, ऑप्शन डी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पिंड का भार 0 हो जाता है। जब कोई लिफ्ट जो है जिसमें आप लिफ्ट के अंदर आप बैठे हो और लिफ्ट की डोरी टूट जाती हो और वो तेजी से नीचे की ओर गिरती है, तो ऐसी स्थिति में आपका भार 0 हो जाता है। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने ये रहा, परिक्रमण काल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल के चारों ओर एक ग्रह जितने समय में चक्कर लगाता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के चारों ओर ग्रह जितने समय में चक्कर लगाता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं, ऑप्शन सी सूर्य के चारों ओर ग्रह जितने समय में एक चक्कर लगाता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं, या ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो परिक्रमण काल की सही डेफिनेशन क्या होगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो एक समय में या जितने समय में एक चक्र पूरा करते हैं ना, उसको बोलते हैं वो परिक्रमण काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? देखिए ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में भी, और कोई टेस्ट देते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूर्य से अधिकतम दूर का ग्रह, उसकी परिक्रमण काल क्या है? ऑप्शन ए कम होगा, ऑप्शन बी अधिक होगा, ऑप्शन सी कम होता है ना अधिक होता है, या कभी अधिक और कभी कम होता है, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं होता। जो सूर्य से अधिक दूर ग्रह होगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा? ऑप्शन बी सबसे अधिक होगा। जितना वो दूर जाएगा उतना ही उसका परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। प्रश्न नंबर 26 ये रहा आपके सामने। सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा? ये बिल्कुल आसान है, आपको पता जो सबसे नजदीक ग्रह है उसका क्या होगा? कम होगा, है ना, पर होगा कितना? देखिए सूर्य के निकटतम, सबसे जो निकटतम ग्रह है, कौन सा ग्रह है सूर्य के निकट? आपको पता ही है, मरकरी। ठीक है, तो उसका परिक्रमण काल कितना होता है? ऑप्शन ए 84 दिन, ऑप्शन बी होगा 88 दिन, ऑप्शन सी 165 दिन, या ऑप्शन डी 180 दिन। ठीक है, तो सबसे निकट जो ग्रह है सूर्य का, उसका परिक्रमण काल कितना होगा? ऑप्शन बी 88 दिन। ऑप्शन बी है 88 दिन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। सूर्य से दूरस्थ, सबसे दूर का जो ग्रह है उसका परिक्रमण काल होता है ऑप्शन ए 188 दिन, ऑप्शन बी 88 दिन, ऑप्शन सी 165 दिन, या ऑप्शन डी 126 दिन। सबसे दूर वाले ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? ऑप्शन सी 165 दिन। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 28 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल होता है ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 1 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन सी 1 घंटा 24 मिनट, या ऑप्शन डी 1 घंटा 30 मिनट। देखिए जो पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह है उसका परिक्रमण काल होता है, राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी 1 घंटा 24 मिनट। ओके, याद रखने वाले फैक्ट्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी तल के अतिरिक्त चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षा चाल लगभग होती है ऑप्शन ए 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 8 किलोमीटर 1 सेकेंड में वो चलता है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान ऑप्शन ए 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है या पर सेकंड है, या ऑप्शन डी 11.2 मीटर पर सेकंड है। तो क्या आपका सही आंसर होगा? तो राइट आंसर क्या है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का सही मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये टॉप 30 क्वेश्चन जो मैंने बताया ये आपको अच्छी तरह से समझाए होंगे चैप्टर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से, चैप्टर 10 कक्षा 9 का, और आप सभी व्यूअर्स ने, सभी स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से ये समझे होंगे, देखे होंगे। तो व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, कंटिन्यूसली अपने साइंस की स्टडी करना चाहते हैं, तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड ज़रूर आप मेरे चैनल में आएँ और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, टिल देन आई कम विद माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून विद मी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।